गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप लोग तैयार हैं? वीडियो ऑन कर लो सब लोग। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून करण, हाउ आर यू? फाइन मैम। हो गया आपका इंटर्न? यस मैम। कैसे किया? वर्क फ्रॉम होम था क्या? यस मैम, 2 दिन मैम बस ऑफिस गया था, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ गया था, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम हो गया मैम। आज मार्क्यू है ना साक्षी? मैम आप तो थर्सडे बोल दी थी ना। ओहो, वैसे मैंने पहले Thursday ट्यूसडे बोली बोला था थी। क्या? यस मैम बोल दी थी। ओके, मुझे तो लगा कि आज ही है। नहीं मैम, पहले का डेट आज था बट एक्सटेंड कर दिया। ओके, कोई बात नहीं नहीं। मैम, ऐसे आप मुझे पता Thursday है को अगर बोली हमने थी। आज भी लिया तो आप लोग सही सही जवाब दोगे सारा। यस मैम, इसलिए मैम थर्सडे आप जून कर के दी। थर्सडे को, क्या? जून में है। जून के क्या जून? अभी मई चल रहा है। जून के फर्स्ट वीक के थर्सडे में लीजिएगा। अभी अच्छा। लॉकडाउन चल रहा है ना मैम। आदित्य रोशन, आप मत दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है आदित्य। मैं ये बोल रही हूँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि तुम लोगों से अभी भी लिया तो तुम लोग सही दोगे। लेकिन हम थर्सडे को ही लीजिएगा। क्या? मैम थर्सडे को ही लीजिएगा लेकिन। ठीक है, मैं थर्सडे ही लूंगी, बट मुझे मालूम है कि अगर लिया तो आप लोगों का एक भी आंसर गलत नहीं होने वाला है, एक आध को छोड़ के जो थर्सडे भी गलत होगा। ठीक है ना? वो मैंने कहा थर्सडे भी लिया तो भी गलत होगा, एक आध बस ऐसा क्वेश्चन है। बाकी आप लोग सब लोग अच्छे से वो आंसर कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं कुछ पढ़ाने का ही काम करती हूँ। मुझे लगा कि आप लोग रेडी हो गए, एंड मुझे याद नहीं रहा, मैं मार्क्यू का पीपीटी वगैरह बनाने में बिजी हो गई, पीडीएफ वगैरह बनाने में। मैम ये ओपन और स्टैंडिंग और कंटिन्यूअस ऑफर एक बार बता दीजिएगा। ओपन, स्टैंडिंग और कंटिन्यूअस ऑफर एक ही है, उसका अलग अलग नाम है? एक ही है, हाँ। ओपन, ठीक है। ओपन, स्टैंडिंग या कॉन्टिन्यूअस ऑफर, राइट? यू आर टॉकिंग अबाउट ऑफर तोशी। यस मैम। ठीक है, तो ओपन ऑफर या स्टैंडिंग ऑफर या कॉन्टिन्यूअस ऑफर क्या है? ऑफर हम लोग, मैंने जब आपको बताया होगा तो बताया होगा। स्टैंडिंग मतलब या कॉन्टिन्यूअस मतलब, ओपन तो है कि ओपन फॉर वर्ल्ड एट लार्ज, स्पेसिफिक ऑफर नहीं है। जब हम स्पेसिफिक ऑफर करते हैं तो स्पेसिफिक होता है। सपोज करो कि मैं ये चीज ऑफर तोशी को कर रही हूँ, तो ओनली तोशी कैन एक्सेप्ट माय ऑफर, अदर कैन नॉट एक्सेप्ट माय ऑफर, है ना? और कोई एक्सेप्ट उसको नहीं कर सकता है, सिर्फ तोशी ही एक्सेप्ट कर सकती है। तो वो स्पेसिफिक टू तोशी हो गया, बहुत क्लोज है, ठीक है ना? क्लोज एंडेड जैसे हमारा होता है क्वेश्चन आयर, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ यस नो करना है और कुछ अपना ओपिनियन नहीं डालना। उसी तरह अगर मैंने सिर्फ तुमसे किया है, दिस वेरी स्पेसिफिक, ओनली यू कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर, अदर कैन नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर, ठीक है? लेकिन ओपन है या फिर कॉन्टिन्यूअस है या फिर स्टैंडिंग है। स्टैंडिंग एंड कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि ये एग्जिस्ट करेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। मतलब इसको अभी स्टैंडिंग ऑफर है, मीन्स कि अभी जो भी हमने ऑफर किया है आपको, ये अभी है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना? कंटिन्यू करता है टिल द एक्सपायरी पीरियड। जैसे कि हमारा आता है ना कि जैसे 31 जुलाई तक समर एंड ऑफ सीजन सेल, राइट? तो वो 31 जुलाई तक स्टैंडिंग ऑफर होता है, बीच में कोई। और ये ओपन ऑफर भी होता है, यानी ओपन टू ऑल, एनी कस्टमर कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफर। ये लिमिटेड नहीं है कि कोई एक दो आदमी ही ले सकता है। और तब तक स्टैंडिंग है जब तक इसका अंतिम एक्सपायरी डेट या फिर जो भी डेट है इसका, जहां तक टिल डेट जो भी दिया गया वो डेट तब तक क्लोज नहीं होता है, तब तक ये स्टैंडिंग ऑफर माना जाएगा, यानी कि ये कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। समझ में आया? और कुछ? मैम इसी में टेंडर का एग्जांपल था क्या? नहीं, इसमें टेंडर का एग्जाम्पल नहीं है। टेंडर का एग्जाम्पल मैं बताती हूँ क्या था। टेंडर इज कंटिन्यूइंग ऑफर होता है। टेंडर मैंने बोला था कि वो उसके अंदर ऑफर्स होते हैं। टेंडर इज नॉट एन ऑफर। नॉर्मली हम टेंडर को ऑफर समझ लेते हैं, लेकिन टेंडर कोई ऑफर नहीं होता है।
हाँ, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर में बताती हूँ, जैसे टेंडर्स हम आप तीनों के साथ जो मुझे अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, साक्षी, तोसी और उत्तम, ठीक है ना। आप मैंने कोई टेंडर का एडवर्टीजमेंट दिया और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा और मैंने आप तीनों का टेंडर का जो इनविटेशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस ऑफर को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बट दैट एक्सेप्टेंस डजंट मीन कि मैंने आपको ऑफर किया, ठीक है ना। व्हेन आई एक्सेप्टेड योर टेंडर, दैट मीन्स कि आगे जब मैं किसी भी सड़क को बनाने, नॉर्मली इन्हीं सब चीजों से प्रोजेक्ट रिलेटेड ऑफर्स दिए जाते हैं, तो कोई पुल है, कोई सड़क है, या कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, उसको बनाने का जब मैं टेंडर इशू करूंगी तो आप तीनों में से ही किसी को दूंगी, राइट। देन दैट बिकम्स ऑफर, जो मैं आपको दूंगी उस टेंडर के अंदर, ठीक है। लेकिन वो टेंडर जो मैंने एक्सेप्ट किया, दैट एक्सेप्टेंस इज नॉट ऑफर। उसके अंदर मैं आपको जो ऑर्डर्स दे रही हूँ वो ऑफर हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। और मैम कुछ? क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर में डिफरेंस नहीं समझ एक ही चीज है, क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर इज वन एंड सेम थिंग। क्रॉस ऑफर क्या हुआ, क्या हुआ क्रॉस ऑफर, उत्तम? जब हम लोग एक ऑफर के बदले दूसरे सेम पर्सन को फिर ऑफर करते हैं। हाँ, क्रॉस ऑफर कर देते हैं, मतलब मैंने कुछ ऑफर Yes, किया ma'am. एंड देन यू क्रॉस इट, ठीक है ना, एंड यू गिवन सम अदर ऑफर, ठीक है ना। आप उसको काट के आपने कोई नया ऑफर दे दिया, तो मेरा ऑफर तो पहले ही रिजेक्ट हो गया ना, तो दैट इज रिजेक्टेंस ऑफ द फर्स्ट ऑफर। इनिशियल ऑफर को रिजेक्ट करके आपने कुछ क्रॉस ऑफर कर दिया, क्रॉस ऑफर। अब नाउ आप हो गए कौन, ऑफरर, और मैं हो गई ऑफरी। पहले मैंने ऑफर किया था तो मैं ऑफरर थी, आप ऑफरी थे, अभी मैं हो गई ऑफरी, आप हो गए ऑफर। तो ये क्या हुआ, पहला मेरा किया गया ऑफर तो ऑलरेडी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, खत्म हो गया, अब दैट इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस। अब अगर मैं एग्री करूँ भी तो आपके ऑफर को एग्री करूंगी, ठीक है ना। वो क्रॉस ऑफर होता है। क्रॉस एंड काउंटर इज वन एंड सेम थिंग। साक्षी, आपने कहीं कुछ अलग तो नहीं पढ़ लिया ना? नहीं मैम, बुक में ना अलग करके दिया हुआ है हाँ, इसलिए। तो मैं बताती हूँ क्यों। तुम एक ही जैसा मानो, उसको अलग इसलिए रहता है। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है, एक तो क्रॉस एंड काउंटर ऑफर, मैंने बोला कि क्रॉस ऑफर मेरे बात को काट के आपने दिया, और कभी होता है सिमिलर ऑफर, ठीक है ना। मुझे नहीं मालूम है कि मैं, अच्छा चलो ये कभी कभी होगा, इत्तेफाक से ऐसा होता है कि सपोज करो कि यू आर सर्चिंग फॉर दिस बुक, ठीक है ना। आप कोई बुक, एम आई विजिबल, यस मैं मैम। विजिबल हूँ, Yes, ठीक है। ma'am. सपोज करो कि आप ये बुक ढूंढ रहे हो, आपको ये बुक चाहिए, और मेरे पास ये 2 बुक आ गया है, राइट। कैसे भी मैंने खुद भी खरीद लिया और मेरे घर में किसी और ने भी मेरे लिए खरीद के लिया है, तो मेरे पास 2 बुक हो गया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे पता है साक्षी इज लुकिंग फॉर दिस बुक, तो इधर मैंने तुम्हें मैसेज किया, उधर तुमने मुझे मैसेज किया, यू आस्क्ड मी फॉर दैट बुक एंड आई आस्क्ड यू, आई एम ऑफरिंग यू द सेम बुक, ठीक है ना। तो हम दोनों को ही, किसी को भी नहीं मालूम था कि ये बुक क्या है, ठीक है ना। मैं तुम्हें ऑफर करने वाली हूँ या तुम मुझसे इसके बारे में पूछने वाले हो, अननोइंगली वी बोथ ऑफर्ड द सेम थिंग टू ईच अदर, राइट। एंड इसको भी हम क्रॉस ऑफर बोल सकते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, Yes, ठीक है ma'am. ना। Yes, ma'am. ठीक है, और कुछ? और जब तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तब तक कोई बाइंडिंग नहीं है क्रॉस ऑफर में, ठीक है। बस आज इतना ही पढ़ा है अभी तक। ठीक है, एक चीज और बता दूं कि हमारे ये चीज शायद मैंने कभी मेंशन नहीं किया होगा, बट आई थिंक कि मुझे मेंशन कर देना चाहिए आप लोगों के पास। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, और या फिर जो भी मैक्सिमम जो हमारे एक्ट है, स्पेशली जो हमें पढ़ने हैं, वो कहाँ से इंस्पायर्ड है पता है? आप लोगों ने बुक में अगर कभी भी देखा होगा तो मैंने कहीं नहीं दिया है ये चीज, आपको बताया भी नहीं है, पर मैं बता देती हूँ आज। ये इंग्लिश लॉ से इंस्पायर्ड है, ठीक है ना। बहुत सारे लॉ इंग्लिश लॉ से इंस्पायर्ड है, इसीलिए आप बुक पे हर जगह, बहुत सारी जगह आप देखिएगा कि एज एज इन इंग्लिश लॉ, ठीक है ना। तो अगर कहीं कोई क्वेश्चन आए कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या सेल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, दीज आर इंस्पायर्ड बाय इंग्लिश लॉ, ठीक है ना। हम तो कुछ भी अपना नहीं है, सब इंग्लिश लॉ का है, सब इंग्लिश लॉ वहीं से से इंस्पायर्ड है सब कुछ, वहां से नहीं है। सिंस हमारे लिए यहाँ पहले वो लोग आए थे और उनके इससे बहुत कुछ लिया गया है, ठीक है ना। अभी भी लिया गया है बहुत कुछ, तो ऐसा नहीं कि कुछ अपना नहीं है, लेकिन इट इज इंस्पायर्ड बाय द लॉ, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंग्लिश लॉ, सारा तो ठीक है। कॉपी है।
कह सकते हो आप। ठीक है। मैम मैम हाँ बोलो। मैम टेस्ट में मैम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा आएगा मैम? टेस्ट में मैम टेस्ट नहीं दे उसमें रही हूँ मैं। अरे ये इतना आसान है ना कि तुम लोग एक बार मार्क्स दे के देख लो, फिर तुम्हें लगेगा कि मैम ये कभी भी आ जाए एग्जाम हम लोग कर दे देंगे। मैम 260 सेक्शन है मैम उसमें। हाँ, सेक्शंस याद करने थोड़े मुश्किल है। मैंने भी अपने तरफ से सेक्शंस आपको वही वही दिए हैं जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। सी तुम्हारे एग्जाम में सेक्शंस इतना वो नहीं रहेगा कि तुमसे सेक्शन बेस्ड वो ऑब्जेक्टिव्स पूछे या कुछ भी पूछे। मेजर थिंग कॉन्सेप्ट आपको बेस्ड रहेगा। हाँ को ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ लेकिन लॉ में ऑब्वियसली आप सेक्शन लिखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने भी याद नहीं किया था यार, एमबीए भी बिना याद किए हुए कर लिया। कौन इतना सेक्शन रटने जाएगा हर एक एक्ट का, हर एक चीज का? जहाँ पे है कॉन्टिन्यूअस है, देखो सेक्शन वहीं पे याद होता है जहाँ पे कंटिन्यूअस है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, किसी एक्ट में अगर ऐसे है तो मैंने भी वैसे दे दिया होगा, वैसे याद आपको रह जाएगा। लेकिन अदरवाइज याद करना उतना आसान नहीं। ठीक है, जो लॉ के स्टूडेंट उनके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। कोई सुन पा रहा है उसको? कुछ आवाज नहीं आ रही है, तुम चैट कर सकते हो शायद मेरे साथ। आपको कुछ बोलना मैम है एक तो बार आप मैम एक बार पूरा पोर्शन बताइए तो मैम टेस्ट में आके आप क्या क्या। ऐसे तो मैंने आपको पूरा पोर्शन में अभी तक जो पढ़ाया था सब बताया था, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के साथ जेनरस होते हुए मैं सिर्फ कॉन्टिंजेंट एंड वैगरिंग एग्रीमेंट तक रखती हूँ, इवन एजेंसी भी छोड़ दिया। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एजेंसी से एक क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम लोग बोलोगे आउट ऑफ सिलेबस था मैं, लेकिन नहीं आएगा। ठीक है, नहीं दे रही हूँ मैं। बोला तो है आप लोगों को मैंने बेलमेंट और प्लेस तक की सारा रहेगा, लेकिन चलो फिर भी मैंने सोचा चलो इतना ही पढ़ ले। मैम आप वर्बली क्वेश्चन पूछेंगे या फिर पीडीएफ मत मींस कि एमसीक्यू बनाकर नहीं रेडी? देखो, वर्बली थोड़ा आप लोगों को मैं पूछती तो वर्बली भी पूछ सकती हूँ, लेकिन चूंकि उसमें ऑप्शंस याद रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं पीडीएफ शेयर करूंगी। मैम कहाँ तक बोली हैं आप? कॉन्टिंजेंट काउंट एंड कॉन्टिंजेंट तक मतलब मैंने बोला है कि इंडेमनिटी और गारंटी पढ़ लेना। इवन मैं आप लोगों से एजेंसी भी नहीं पूछ रही, बेलमेंट भी नहीं पूछ रही, प्लेस भी नहीं पूछ रही, कुछ नहीं पूछ रही। ठीक है ना? मतलब स्पेसिफिकली जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो वैगरिंग एंड कॉन्टिंजेंट, दैट्स इट। इंडेमनिटी गारंटी रहेगा, लेकिन एक आध क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। बेसिकली ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कॉन्सेंट, जो भी उनके एसेंशियल एलिमेंट्स है बेसिकली यही है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये फाउंडेशन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना? अगर इतना आएगा तो हो जाएगा। मैं बोल तो रही हूँ वो क्वेश्चन अभी तो मैंने बनाया है, ऐसे ऐसे ही आंसर होता है। देखो तुम लोगों ने तो पढ़ा है, टीचर्स है ना हमेशा स्टूडेंट से कम पढ़ते हैं, क्योंकि वो तो पढ़ाने का काम है, पढ़ा दिया। एग्जाम थोड़ी ना उनको देना होता है, एग्जाम आपको देना होता है, तो आप ज्यादा सीरियस होते हैं और ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। तो अगर मैं आंसर कर पा रही हूँ हर चीज का तो आप लोग भी कर सकते हैं। मैं तो बस 1 2 दिन देखती हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए, फिर मैं भी भूल जाती हूँ। ठीक है, हो गया सारा डाउट क्लियर? अब किसी को कुछ नहीं पूछना, क्योंकि इससे ज्यादा अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है। मैम हाँ मैम 1 मंथ से मैम इंटर्नशिप पे थे तो। हाँ, आपका तो मुझे मालूम है, पर आप भी आंसर यस कर मैम। सकते हैं, मुझे ये भी मालूम है। मैम क्लास मंडे से जिसने नहीं छोड़ा है अकेले ना नहीं वो था। हर एक स्टूडेंट आंसर कर सकता है। क्लास मैम जिसने जहां से छोड़ा है मैं जहां तक उसकी आपका गारंटी क्लास, नहीं। आपका मैम जहां से जहां तक क्लास किया वहां तक तो आंसर में कोई इशू देखो नहीं करण, है। एक्चुअली तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम क्लास में तुम्हारा रजिस्टर में नाम जो है ना वो पीछे है, तो तुमको कौन सा यस क्वेश्चन मिलेगा वो मुझे भी नहीं मालूम। शुरू वाले तो आसान आसान मिलेगा उनको और वो जवाब दे देंगे। मैम हेलो, हम्म मेरा भी तो इंटर्नशिप था मैम, मेरा तो रोल नंबर 2 है। हमको कौन सा पीछे का क्वेश्चन मिलेगा मैम? आपने कभी क्लास किया है? यस मैम, स्टार्टिंग का। हाँ बस निश्चिंत रहो, स्टार्टिंग का ही मिलेगा। तो उसी मैम पूरा सीरियस होके कर ली सारा। अच्छी बात है। चलो ठीक है, हम लोग अब
थोड़ा सा पढ़ा देते हैं फिर सेल्स ऑफ गुड टैक्ट। पता नहीं मेरे पास भी कितना कंटेंट है उसमें, चलो देखते हैं। पढ़ लो इतना, मैं सच में बोलती हूँ। नाउ इफ आई शेयर माय स्टोरी, तो मैं बताऊं कि जो एमबीए फर्स्ट ईयर में जो था ना लॉ का टॉपिक, वो काफी मुझे मुश्किल लगता था, क्योंकि मैंने बहुत मोटे बुक से पढ़ना शुरू किया था लॉ को। अब तो मुझे नाम भी नहीं याद है, एसपी प्रसाद है कि क्या नाम था, ऐसे ही कुछ बुक था जो बहुत क्लासिकल बुक है लॉ का माना जाता है, और वो काफी मोटी बुक थी। और मैं बुक से पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता था फर्स्ट सेमेस्टर में, ये मेरे साथ होता, तो मतलब रिजल्ट के दिन भी जब रिजल्ट देखने गए थे, तो भी पहली बार भगवान पे इतनी आस्था जागी थी, अभी को छोड़ दो तो उस समय, कि हे भगवान हे भगवान हे भगवान करके मैं गई थी अपना रिजल्ट देखने, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं फेल होंगी तो सिर्फ लॉ में फेल होंगी। और जब मैंने, और जब बहुत मोटे से बुक से लिया, लेकिन डजन वो कोई हेल्प नहीं करता, उसमें क्या होता है एक दो टॉपिक तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, लेकिन इतना मोटा किताब पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक एक चीज को 10-10 एग्जाम्पल से इतने अच्छे से समझाया था, लेकिन वो बस एक ही दो टॉपिक में मेरा खत्म हो गया। तो लॉ मुझे बहुत मुश्किल लगता था फर्स्ट सेम में, क्योंकि उसको पढ़ाने के लिए जो टीचर आती थी, ठीक है ना, वो भी एक रीजन है, तो वो बहुत इंटेलिजेंट थी, तो वो समझती थी कि सब लोग बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो अपने तरीके से पढ़ाती थी, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक साइंस बैकग्राउंड का बच्चा जाकर के अकाउंट सीख रहा है, उसके बाद लॉ सीख रहा है, इकोनॉमिक्स सीख रहा है, तो उसको हर चीज में बहुत ध्यान से सुनना पड़ता था, तब जाके कुछ समझ में आता था। तो मुझे कुछ समझ में आया। दूसरी ड्रॉबैक्स उनकी किसी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो मैं बस उनको देखते ही चले रह जाती थी, और कुछ समझ में नहीं आता था मेरे, तो कुछ नहीं समझ में आया। फर्स्ट सेमेस्टर आई मैनेज टू पास, देन एचआरएम मेरा सब्जेक्ट हो गया, तो लॉ तो हर सेमेस्टर में पढ़ना था, फिर फर्स्ट सेकंड छोड़ करके। फिर दैट टाइम मैं टीचर केम, ठीक है ना, वो बहुत सर थे, ठीक है ना, और वो काफी एक्सपीरियंस सर थे, और कभी भी लॉ को किताबी लैंग्वेज में पढ़ाया ही नहीं उन्होंने हर चीज को अपने भाषा में खुद से डिक्टेट कराया, छोटा छोटा डिक्टेट कराया, इतना सिंपल कर दिया कि मुझे उस दिन से समझ में नहीं आया कि लॉ इतना भी आसान हो सकता था। जो फर्स्ट सेमेस्टर में इतना मुश्किल था, जहाँ मुझे पास करने के लाले पड़ रहे थे, वो यहाँ पे इतना आसान हो गया कि अब कुछ लग ही नहीं रहा, सबसे इंटरेस्टिंग लगने लगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा मुश्किल बना के पढ़ा रही हूँ आपको, ऐसे मुझे लगता है। फीडबैक तो आप लोगों का मैम रिजल्ट देगा। प्रॉब्लम ये है ना मैम कि इसका किसी भी सब्जेक्ट से कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है, हाँ, कोई सबसे अलग है कनेक्टिविटी नहीं, मैम। बिल्कुल न्यू है, हाँ। और बहुत ज्यादा डिटेल्ड भी है। ये भी मैं बोलती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो सबसे बड़ा एक्ट है ही अपने आप में, बाकी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, वो इतना छोटा है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेकिन इंटरेस्टिंग है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कैसे इंटरेस्टिंग है, तो यू कम टू नो अबाउट सो मेनी बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, कैसे ये सारे चीज कैश के बदले काम करता है। जो काम आपका कैश करता है, करेंसी करता है, वहां पे अगर करेंसी नहीं है लेकिन आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, चेक है, तो इक्विवेलेंट होता है ना। ये आपको समझ में आएगा कि कैसे ये सब कैश को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो भी इंटरेस्टिंग है। दूसरा है सेल्स ऑफ गुड टैक्ट, वो तो आप पढ़ ही रहे हैं। सेल्स ऑफ गुड टैक्ट मतलब कोई भी चीज, मतलब ये सारे अलग अलग हैं, किसी से कोई रिलेशन नहीं है, बट मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आपको पॉइंट्स नहीं समझ में आता ना, तो सबसे अच्छी बात है कि आप पॉइंट लिख दो, उसको एक्सप्लेन मत करो, केस डाल दो, ठीक है ना, केस को एक्सप्लेन कर दो। केस तो समझ में आ ही जाता है हम लोगों को। ऐसे भी बहुत सारे केसेस में मैं वही केस छांटती हूँ जो बहुत इजी है, जो बहुत अच्छे से हम कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत केसेस दिए हुए हैं, लेकिन मैं सारे केस नहीं लेती, जो मुझे समझ में आता है मैं वो केस लेती हूँ, ठीक है ना, तो वो आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए एक ही चीज है कि आपको क्लास में रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से क्लास में रहने वाले स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आएगा, तब तो फिर मेरे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर उनको समझ में आ रहा है तो मैं चाहूंगी कि आप लोग क्लास में रहिए। अदरवाइज खुद से पढ़ने बैठिएगा तो थोड़ा टफ हो सकता है। ऐसे यू पीपल आर मोर इंटेलिजेंट देन मी, मेरी जैसे प्रॉब्लम्स नहीं होगी आप लोगों को। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने निकाल निकाल के पढ़ाया, छाट छाट के पढ़ाया, इतना सारा आपने पूरा कंटेंट को लोगे तो कितना समेट पाओगे। कुछ कुछ मिसिंग है, कुछ कुछ मैं छोड़ भी देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पिछले बार का जो मैंने देखा था रवैया एक ही का, उसके बाद से मैं भी सख्ते में हूँ, राइट, कि उन्होंने इतना पढ़ाने के बाद बच्चों से एक ऑब्जेक्टिव पूछा था बस, इतने सारे लीगल पार्ट से, बाकी सारा आंसर उनका आया था इंडस्ट्रियल रिलेशन से। तो इस तरीके का अगर हो जाए तो फिर सारी मेहनत बर्बाद। लेकिन फिर भी मुझे याद है पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते थे और क्लास में आंसर करते थे, सिर्फ क्लास में ही आते थे और वो आंसर करते थे। आई रिमेम्बर दोज नेम आल्सो, जो लोग आंसर करते थे, जो लोग क्वेश्चन पूछते थे, पढ़ाते समय नहीं समझ में आता से रुक जाते थे, पूछते थे मैम ये फिर से एक बार बताइए, एक बार फिर से बताइए, कोई एग्जाम्पल दीजिए।
तो होता है, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा तो आपको ये लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा। चलिए अब आते हैं आगे। बहुत सिंपल है। मैं कहा कि अगर अभी तुम लोग मार्क क्यू देने के लिए तैयार हो तो हाफ ऑफ क्यू हैव, अगर आप लोगों क्लास किया है, अगर आप लोगों ने क्लास किया है तो आप लोग का सही आंसर होगा। वो इतना सिंपल है। अब किसे नहीं पता यार कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अरे यार, एग्रीमेंट इज इक्वल टू तो ऑफर प्लस agreement हो गया। एक्सेप्टेंस। मैम ये हाँ। एग्रीमेंट हो गया। साक्षी, नहीं मैम वो और हाँ। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू, एग्रीमेंट ऑफर प्लस प्लस एक्सेप्टेंस के बाद इनफोर्सिबल लीगल वेरी गुड। तो होना। ये ऐसे ही क्वेश्चन हाँ, थे, enforceable यही है। चीज मैंने 4 बार घुमा के पूछा है, 4 क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। 4 लोग तो ऐसे ही पास कर जाएंगे। बस थोड़ा सोचने का समय दिया जाएगा, कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं रहेगी कि आपको तुरंत आंसर करना है, लेकिन आंसर थोड़ा सोच कर देना। ठीक है साक्षी? यस मैम। एक मिनट, छोटा, चलो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का भी एक चीज मैंने आप लोगों को बताया था। कब है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब इनेक्टेड हुआ था? किसी को याद है जो धोनी क्लास किया था? 1930 1 जुलाई 5 1930। जुलाई। वेरी गुड। ये मैंने पता नहीं लिख के कहीं दिया है कि नहीं दिया, लेकिन मैंने क्लास में ये बताया था कि 1 जुलाई 1930 को ये इनेक्टेड हुआ था। एंड अभी के अपडेटेड बुक के हिसाब से भी इट इज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना? मैंने इसको 2-3 जगह रेफर किया, नेट में रेफर किया। स्टिल जो मैंने मेकआउट किया है कि इट इज स्टिल नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया इट इज एप्लीकेबल। ठीक है। हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन ये है जो मैंने आपको नहीं बताया था और वो मैं आज भी आपको नहीं बताऊंगी, बट आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, आप लोग फाइंड आउट करिए। ठीक है ना? और आप लोग आंसर के साथ रेडी रहिएगा। हो सकता है नेक्स्ट मार्क्यू में ही रहे कि ये इनेक्टेड मतलब इन्फोर्स्ड हुआ था 1 जुलाई 1930 में। ठीक है, लेकिन ये कब बना था? ठीक है ना? इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? थोड़ा आगे पीछे पीछे होगा, थोड़ा ही पीछे होगा, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट द डेट। मैंने वो डेट नहीं बताया और जानबूझकर उसको रखा है। कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं बताने के बाद भी मैंने उसको रखा है, क्योंकि कुछ तो टेक अवे भी होना चाहिए, है ना? मान लो 50 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो क्लास में कि आपके सामने 50-55 क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर आए। कुछ आपके पास टेक अवे होना चाहिए कि ये मार्क्यू से मेरे 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे नहीं आता था एंड आई कम टू नो। ठीक है ना? कि इसका आंसर क्या होता, राइट? इसलिए जानबूझकर कुछ ऐसी चीजें रखे हैं जो नहीं डिस्कस किया लेकिन रखा है। हाँ बोलो। मैम अगर जैसे एक क्वेश्चन नहीं आया तो उसके बाद मतलब चांस खत्म? लास्ट टाइम कैसे किया था साक्षी हमने, याद है साक्षी? मैम लास्ट टाइम का याद नहीं आ रहा। अरे वाह, अच्छा फ्री में मार्क्स मिल जाते तो याद नहीं रहता। मैंने दिया था मौका सबको, यस मैम। ठीक है ना? और इस बार भी वैसे ही होगा। मैं सबको 2-2 क्वेश्चन, 2 अटेम्प्ट तो एटलीस्ट मैं सबको दूंगी। ठीक है ना? यस मैम ठीक है। ठीक है, यस मैम, आप क्लास में करवाई थी, लैपटॉप से क्वेश्चन पूछ रही थी। बिल्कुल, और बुला बुला कर पूछ रही थी मैं। यस मैम, और सबका फोटो भी क्लिक हुआ था। चलो ठीक है, तो इस बार फोटो क्लिक नहीं होगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं, वापस यहाँ आते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी शुरू हम लोग करेंगे। बताओ गुड्स अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये नहीं है आपके मार्क्यू का पार्ट, अभी नेक्स्ट टाइम होगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए आप लोग बताइए कि गुड्स किसको बोला गया है? जो मूव कर मूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे बिल्डिंग प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग दोज व्हिच इज एग्री टू बी फेवर्ड बिफोर सेल। सेल से पहले हम उसको डिटैच करने का अगर प्रॉमिस करते हैं तो वो भी गुड्स में यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, ट्रेडमार्क, डॉक्यूमेंट्स, पेटेंट, कॉपीराइट सभी गुड्स का एग्जाम्पल है, राइट? याद है ना ये सब? ठीक है, स्पेसिफिक गुड्स क्या है? स्पेसिफिक गुड्स
अब देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक गुड्स क्या है, जो हम जो आपने स्पेसिफाई कर दिया, आइडेंटिफाइड गुड्स होता है, जो आपने जिसको देख करके, पिक्चर देख करके, डिस्क्रिप्शन देख करके जिसको आपने फाइनलाइज कर दिया, दैट बिकम्स स्पेसिफिक ग्रुप, है ना, स्पेसिफिक गुड्स, सॉरी, जिसको आपने आइडेंटिफाई किया, जैसे कि तोशी ने बताया कि जो आपने आइडेंटिफाई करके यही वाला चाहिए, दैट दैट बिकम्स स्पेसिफिक गुड्स, राइट। आप दुकान में गए, आपने कलर देखा, साइज देखा, जो भी डिजाइन देखे, एंड देन यू फाइनलाइज ये वाला चाहिए, उसके बदले में अगर आपको वो दूसरा देगा तो यू आर नॉट माउंट टू एक्सेप्ट दैट गुड्स। आपने जो फाइनल किया है आपको वही चाहिए, दैट बिकम्स स्पेसिफिक गुड्स। अगर डिस्क्रिप्शन से, अगर हम ऑनलाइन परचेज करते हैं तो डिस्क्रिप्शन और पिक्चर के बेस पे जो हमने पसंद किया हमको वही चीज चाहिए। सर्टेन गुड्स, मैम इसमें बायर के पास लिबर्टी होती है कि एक बड़े से लॉट में से वो अपने लिए जो चाहिए वो चुन के खुद निकाल लेता है। असर्टेंड पूछ रहे हैं, असर्टेंड। जिसमें बायर के पास रहता है लिबर्टी। असर्टेन का मतलब कि वो खुद से सेलर जो निकाल के देता है, जैसे कि हम बताइए सब्जी वाले एग्जांपल में कि वो खुद ही से उठा के दे देता है, वो नहीं, दोनों ही कंफ्यूज हो। असर्टेन गुड्स मतलब वो नहीं होता है, तो अनअसर्टेन का पास होता है, सेलर के पास लिबर्टी होती है कि वो आपको कुछ भी दे सकता है उस लॉट में से। आपने बोला ना, आपको मैंने 4-5 बोरे दिखाए, वैरायटी ऑफ चावल रखा है, आपने बोला इस बोरी में से मुझे 5 किलो दे दो, बट आपने सीधा बोल दिया उसमें से 5 किलो दे दो। अब वो ऊपर से दे, नीचे से दे, कहीं से भी दे, यू हैव नॉट आइडेंटिफाइड इट, राइट। चलो चावल को तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, मान लो कि हम कुछ सब्जी लेने जाते हैं या कुछ फ्रूट्स, मैंने असर्टेंट को ऐसे समझाया था कि मान लो हम टमाटर लेने जाते हैं और हमने हाथ से चुन करके उसको दे दिया, ठीक है ना सॉरी, वो हमें देता ना एक बास्केट, बोलता है इसमें रख लीजिए आपको जो भी लेना है, यू सेलेक्टेड दैट, दैट बिकम्स असर्टेन गुड्स कि उसके पास बहुत सारा है, पूरा एक ठेला है टमाटर का जिसमें से तुमने अपने पसंद का 1 किलो टमाटर चुन लिया। बायर के पास लिबर्टी है खुद से। हाँ, बायर के पास लिबर्टी रहता है, बायर खुद से यही चुन तो लिया, बोले। लिबर्टी की क्या बात है, उसको वो चुन के अपना दे देता है, आप उसको दे दीजिए। यानी एक बहुत बड़े हिट में से बहुत बड़े एक हम यही जहाँ तो पे बोले बहुत थे कि ज्यादा बड़े से लॉट से खुद के लिए चुन करके बायर खुद से निकाल लेता है, खुद से सामान जो निकाल उसको लिया, चाहिए। दैट इज असर्टेन गुड्स, ठीक है ना। आपने आइडेंटिफाई यही कर तो दिया कि बोले आपको थे। ये चीज चाहिए, ठीक है। और अनअसर्टेन मतलब हुआ कि आपको 1 किलो चाहिए बट यू आर वेटिंग कि वो मुझे दे देगा कौन सा चाहिए, तब आपने खुद से चुना नहीं, यू हैव गिवन मी कि मुझे इसमें से 1 किलो कोई भी दे, ठीक है ना। तो अब सेलर के पास ये लिबर्टी कि वो आपको कुछ भी चुन करके दे सकता है, क्योंकि आपने ये उसके ऊपर छोड़ दिया है कि वो आपको इसमें से जो भी अच्छा है वो आपको चुन करके दे दे। तो वो अनअसर्टेन गुड्स यहाँ पे भी हिट है, बहुत बड़ा अमाउंट रखा है या बहुत कुछ रखा हुआ है उसके पास, लेकिन उसमें से आपने बोला कि मुझे इतना चाहिए तो इतना पीस मुझे दे दो या इतना किलो मुझे दे दो, बट यू हैव नॉट आइडेंटिफाइड, आपने उसके लिए खुद से चुना नहीं है, दैट बिकम्स अनअसर्टेन गुड्स, ठीक है। ओके, फ्यूचर गुड्स, यस मैम, ये ऐसा गुड हो गया कि मैम जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के जब टाइम होता है तो उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि मैम हाँ। कभी ऑर्डर करते हैं कि ये इतना टेबल या चेयर चाहिए, तो उस टाइम उस सेलर को मैन्युफैक्चर करना होता है। ठीक है, हाँ, हो सकता है वो आपसे टाइम लेकर के मैन्युफैक्चर करके, फ्यूचर में उस गुड्स को प्रोड्यूस करना होता है या मैन्युफैक्चर करना होता है या कहीं से लेना होता है, मंगवाना होता है, उसी को फ्यूचर गुड्स बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है। एंड कॉन्टिजेंट गुड्स, कॉन्टिजेंट गुड्स किसको बोलेंगे? फ्यूचर के साथ इसमें कुछ क्लॉज एडेड होता है। जैसे कि एग्जांपल कि आप आइएगा तभी ना गुड्स देंगे, नहीं तो कैसे देंगे। सर मैम आपने हाँ। एग्जांपल दिया था जब बाहर से आपने गुड्स आते हैं। एग्जाम्पल लिया था ये मैंगो वाला फ्रूट में जो हाँ बिल्कुल, भी वो भी पहले ही एग्जाम्पल बेचते है हैं। कि अभी वो है नहीं, अब अभी मैंने बेच दिया, लेकिन फ्यूचर में उसमें कितने पेड़ कितने आम आएंगे नहीं आएंगे कॉन्टिजेंट है, अभी फ्यूचर पे डिपेंड करता है, मुझे नहीं मालूम है। आई सोल्ड द ट्रीज, आई सोल्ड द गार्डन, और जो भी है पहले ही मैंने आपको दे दिया है, वो कॉन्टिजेंट गुड्स। उसके बाद उसमें आने वाला जो भी होगा वो फ्यूचर में भी ऐसे आ सकता है, वो गुड्स फ्यूचर गुड्स भी हो सकता है। वो एक्चुअली कॉन्टिजेंट में जो होगा, मैंने आपको एक शिप वाला भी एग्जाम्पल दिया था कि मान लो मेरा कोई शिपमेंट जापान से चला है, ठीक है, और वो कलकत्ता में पोर्ट पे पहुंचने वाला है 5 तारीख को, और मैंने अभी तोशी के साथ को कांटेक्ट किया कि जब 5 तारीख को मुझे वो सामान मिल जाएगा तो आई विल सेल यू ऑल द
गुड्स टू यू, ठीक है ना। तो अभी पहले 5 तारीख को मेरे पास पहुंचेगा, फिर मैं तुम्हें दूंगी, राइट। दिस इज ए कंडीशन, कम से कम मेरे वो कस्टडी में एक बार आ जाए, देन आई विल गिव इट टू, आई विल सेल इट टू यू, ठीक है ना। वो एक कंडीशन जुड़ा है तो कॉन्टिंजेंट गुड्स हो गया। फ्यूचर गुड्स कंटिंजेंट, देखो एक तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुड्स का एग्जांपल हो गया स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। उसी तरह हो गया हमारा फ्यूचर गुड्स। अब फ्यूचर गुड्स का ही एक टाइप समझ लो, एक तरह से कंटिंजेंट हो गया, जिसमें कि कुछ कंडीशंस भी है। एक तो वो फ्यूचर में आने भी वाला है, अभी है भी नहीं, और कुछ ना कुछ कंडीशन उसमें ऐड है, ठीक है ना। ओके इसके बाद मैंने इसमें जो पढ़ाया था वो डिलीवरी पर आया था, कितने तरीके का डिलीवरी होता है, एंड डज इट मैटर फॉर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? नो मैम। Correct. Delivery doesn't matter. Delivery and payment, these formalities doesn't matter in case of sales of goods act. What matter is ओनरशिप ट्रांसफर। ओनरशिप ट्रांसफर। बिल्कुल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, वेरी गुड। तो कितने कौन कौन से थे डिलीवरी के टाइप्स? एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। तो सिंबॉलिक डिलीवरी क्या था? एग्जाम्पल दो, बिना देखे तोशी, ये सब चीज दिमाग में रहना चाहिए, यही मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में रहे। डेफिनेशन नहीं पूछ रही मैं, बस एग्जांपल पूछ रही हूँ कि क्या है सिंबॉलिक डिलीवरी, किस चीज से आप बता सकते हो? चेक देना मैम, किसी इवेंट में होता है ना वो। चेक देना तब तो हो गया। या मैम आप बोली थी कि अगर हम स्कूटी खरीदने के लिए गए और हमको ड्राइव करने के लिए नहीं आता है तो वो हमको की दे देता है कि फिर आप किसी को भेज दीजिए, वो लेते जाएगा। तो जो की दिया वो सिंबॉलिक है, वो शो कर रहा है सिंबल। बिल्कुल, गाड़ी का चाबी दे देना, गाड़ी अभी आप लेके नहीं जा रहे बट आई हैंडेड ओवर द कीज टू यू, हो गया सिंबॉलिक डिलीवरी। मैंने आपको दे दिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर दिया, भले ही गाड़ी अभी भी मेरे गैरेज में लगी हुई है बट मैंने की दे दिया, इसका मतलब है कि आई हैव ट्रांसफर द ओनरशिप, मैंने आपको दे दिया, सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई उसकी, ठीक है ना। मैंने वो आपको दे दिया सिंबॉलिकली, मैंने वो आपको दे दिया कि ठीक है, अब आपको जब मन हो जाए किसी को लेकर के आइए और ले जाइए। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होगा? मैम इसका एग्जांपल गोदाम हो सकता है। हाँ, गोदाम उसका होगा कि गोदाम का चाबी आपको दे दिया, तो भी वो सिंबॉलिक डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब हो गया हम किसी के बिहाफ में जाके किसी के बिहाफ में ले लेना, ठीक है। मतलब कि मैंने आपको, आई ट्राइड टू डिलीवर द पार्सल टू यू और द स्पेसिफाइड टाइम बट यू आर नॉट अवेलेबल देयर, सो आपके बिहाफ पे आपके पड़ोसी ने, आपके किसी रिलेटिव ने, किसी ने रख लिया और उन्होंने एग्री किया मुझे कि वो आपको दे देंगे, ही हैज गिवन मी सिग्नेचर, एक्नॉलेजमेंट पे साइन कर दिया, तो व्हाट इज दिस? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। दूसरे पार्टी को, जो पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो सेकंड पार्टी को मिला नहीं है अभी तक, लेकिन उनके बिहाफ में किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव एग्जांपल, अभी तो एग्जांपल ही दिया ये कंस्ट्रक्टिव का। कंस्ट्रक्टिव का ये एग्जांपल ही था कि मैं ये बोल रही हूँ कि सपोज करो तुमने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, तो यू एंड फ्लिपकार्ट बिकम द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। यस मैम। फिर फ्लिपकार्ट ने आपको प्रॉमिस किया कि 24 तारीख से पहले, अभी कौन सा महीना, कौन सा मई है, हाँ, तो 24 मई से आपको कुछ डिलीवर हो जाएगा, 21 मई तक आपको कुछ डिलीवर हो जाएगा। उसने ठीक 21 मई को आपके डोर पे वो सामान लेकर के वो आ गया, लेकिन आपके घर पे ताला लगा है या आप नहीं हो घर पे, ठीक है ना, आपका कोई फ्रेंड है या एकदम लॉक लगा हुआ है, आपके किसी पड़ोसी को उसने पूछा, उसने आपको फोन किया एंड यू टोल्ड कि आप देख लीजिए, किसी और को दे दीजिए, या फिर आपका फोन भी नहीं लगा, जैसे मैं क्लास में रहती हूँ तो फोन नहीं उठाती हूँ कई बार, तो उसने पूछा कि इनका सामान है, क्या आप रख लेंगे? तो अगर इफ योर पड़ोसी, योर नेबर, योर रिलेटिव्स, जो भी है, गार्ड है अपार्टमेंट का, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया आपके बिहाफ में सिग्नेचर दे करके उसको, दैट मीन्स उसने क्या किया, उसने कोशिश की आपको स्टिपुलेटेड टाइम पर वो सामान डिलीवर करने का, आप नहीं थे फिर भी आपके बिहाफ में किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया विद द प्रॉमिस कि उनको आते ही मैं ये हैंड ओवर कर दूंगा, ठीक है। दैट मीन्स कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, आपको नहीं मिला है लेकिन हमने आपके लिए कोशिश की और आपके डोर तक उस सामान को पहुंचा दिया, ठीक है। यस मैम। अभी समझ में आया, ठीक है। और एक्चुअल तो आप लोग जानते ही हैं, जिसमें फिजिकली पॉसिबल। चलो ये सब थोड़ा, इसका जो भी मेन पार्ट था वो सब हम लोगों ने भी थोड़ा सा डिस्कस किया। पेमेंट और डिलीवरी में फिर से बता देती हूँ, दिस इज नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट, दिस इज जस्ट द फॉर्मेलिटी
और ये फॉर्मेलिटी इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ये ऑब्जर्व नहीं किया जाता, ठीक है ना। जो चीज इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि डिलीवरी ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप डिलीवरी हो गई, इसीलिए हमने सेल और एग्रीमेंट टू सेल में भी देखा था कि रिस्क कौन बियर करता है। अब ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं होंगे, लेकिन अगला जो मार्क्यू होगा उसमें हो सकता है, हु विल बियर द रिस्क, बायर और सेलर। हाँ तोशी, मैम बायर। बायर और सेलर, सी आपको ये बोलना चाहिए कि जिसके पास ओनरशिप रहेगा दे विल बियर द रिस्क, ठीक है ना। अगर सेलर के पास ही ओनरशिप है तो सेलर हैज टू बियर द रिस्क, और अगर वो ट्रांसफर हो चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, सामान कहीं पे भी डजंट मैटर, ठीक है ना। सामान दुकान में रखा है या वो आपके पास रखा है, वो कहाँ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ओनरशिप जिसके नाम से, बायर सेलर बोलने से अच्छा है साक्षी आप बचिए ये बोलने से। आप तब बोलिए जब आपको कोई केस दिया गया और उसमें बोला गया कि अब ये इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसका लॉस होगा, तो आप वहां पे बोल सकते हैं केस को देखते हुए कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है तो सेलर का, और नहीं ट्रांसफर हुआ है तो बायर का। अभी मैंने जैसे आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा कि हु विल बियर द रिस्क इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सिंपल आंसर है वो पार्टी बियर करेगा जिसके पास ओनरशिप होगा, ठीक है ना, सिंपल। ओके ठीक है, हम लोग कंडीशंस एंड वारंटीज पर रहते हैं, ठीक है। अभी लास्ट क्लास में मैंने कंडीशंस बताया था, क्या है कंडीशंस एंड क्या है वारंटी, और स्टिपुलेशंस क्या है, इतना बस एक्सप्लेन करो। मैम जब हम लोग, जो सेल्स पर्सन हम लोग को समझाता है उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को स्टिपुलेशन कहते हैं। मतलब पहले रिप्रेजेंटेशन होता है पर जब इंड्यूस हो जाते हैं तो उसको स्टिपुलेशन कहा जाता है। ठीक है, हाँ, मतलब जो सेल्समैन जो भी हमको अपने गुड्स के बारे में रिप्रेजेंट करता है, और जो भी वो बोलता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बोले, जो भी बोले, नंबर 1 बोले, बेस्ट इन द वर्ल्ड बोले, जो भी बोले, वो सब क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन अबाउट द गुड्स है। उसका कोई लीगल है क्या, कोई लीगल एग्जिस्टेंस है क्या, आप उसको कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं क्या उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर? मैम इंड्यूस होने के पहले कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते, यानी कि इंड्यूस होने से पहले उसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। जैसे ही आप तैयार हो गए, उसकी बातें सुनकर के यू अग्री टू बाय, और आपने डिसीजन ले लिया कि आपको खरीदना है, तो अब वो रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि रिप्रेजेंटेशन आर नॉट अट्रैक्टिंग एनी, रिप्रेजेंटेशंस आर नॉट लायबल फॉर एनी लीगल एक्शन, ठीक है ना। लीगल एक्शंस, ठीक है प्रतीक, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है स्टिपुलेशंस का होना। वो स्टिपुलेशंस जैसे ही आप इंड्यूस हो जाते हैं, वो क्या हो जाता है, वो स्टिपुलेशंस हो जाता है, ठीक है ना। अब स्टिपुलेशंस के बेसिस पर आप स्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशंस आर नॉट कमिंग अंडर एनी लीगल लाइबिलिटी, लेकिन स्टिपुलेशंस आएगा, राइट। अब इस स्टिपुलेशंस में हमने दो तरीके का पढ़ा, कंडीशंस एंड वारंटी। कंडीशंस क्या है, फंडामेंटल फीचर हो गया, बिल्कुल, जो फंडामेंटल फीचर है, जो स्पेसिफिकली आपको बोला गया है कि मुझे इसी काम के लिए, इस पर्पस से ये चीज चाहिए, तो जो उसका पर्पस है, अगर वो उस पर्पस को नहीं सर्व करता है वो गुड्स, तो क्या हो जाएगा, ब्रेच इन कंडीशंस हो जाएगा, कंडीशंस ब्रेक हो जाएगा। और अगर उसका कोई सुपरफिशियल, कोई एडिशनल बेनिफिट है और वो काम नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, फिर ब्रेच इन वारंटी होगा। कंडीशंस एंड वारंटी यही था। कंडीशंस मतलब मेन पर्पस को नहीं फुलफिल कर पाना, वारंटी मतलब कोई एडिशनल पर्पस को नहीं फुलफिल कर पाना। तो जो फंडामेंटल है, जो मेन पर्पस ही नहीं सर्व हो रहा, तो आप कैंसिल कर सकते हैं, आप डैमेजेज, रिफंड, सब कुछ तो है ही, हटिए ना, कैंसिल। हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता है। हाँ तो भाई हम भी बोल रहे थे हाँ ना, तो एग्जैक्टली, जब अपना बात पर अड़ेंगे तो हटिए यहाँ से। प्रतीक आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है। कहाँ थे हम लोग, मैम वारंटी पे थे। वारंटी पे थे, ठीक है। तो वारंटी जो है वो मेन होता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, तो अगर गाड़ी लेने का मेन पर्पस है कि आपको लॉन्ग ड्राइव के लिए कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, और आपने ये बोल कर लिया है, तो आपका मेन पर्पस क्या हो गया,
लॉन्ग ड्राइव के लिए कंफर्टेबल गाड़ी जिसपे आप लॉन्ग ड्राइव के लिए जा सकते हैं। आप ज्यादातर घूमने फिरने वाला आपका काम है और आप घूमते रहते, तो आपको उस पर्पज से चाहिए था। अगर वो गाड़ी उस पर्पस को सेटिस्फाई करती है तो वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। एडिशनल कुछ अगर नहीं सेटिस्फाई कर रही है तो आप डैमेजेज क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो उस पर्पस को ही सेटिस्फाई नहीं करती है। 2-4 किलोमीटर में ही आपको बैक पेन होने लगा, आपके पास स्पेस नहीं है जहां आप पैर को फैला सके वगैरह वगैरह जो भी होना चाहिए, तो आप क्या हो गया, मेन पर्पस ब्रिच हो गया और आप उसको रेसिंड कर दिए। इवन इफ यू हैव यूज द प्रोडक्ट, नॉर्मली होता है ना कि यूज मत करिए वापस कर लेंगे हम लोग, लेकिन अगर ब्रिच ऑफ कंडीशन होता है और ब्रिच ऑफ कंडीशन में आपने सामान को यूज किया और तभी अगर वो आपके मेन पर्पस को नहीं सेटिस्फाई करते तो आप यूज सामान को भी वापस कर सकते हैं। समझ में आया? यस मैम। लेकिन अगर वारंटी ब्रिच हुआ है, ठीक है ना, अगर कुछ एडिशनल कोई फीचर्स है जो नहीं फुलफिल हो रहा है तो क्या होगा, तो आप रिसेंड नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते। यू कैन ओनली स्यू फॉर द डैमेजेस, जिसके कारण से आपको जो भी आपको नुकसान हुआ, मान लो आपको नया बदलवाना पड़ा, नया कुछ लगवाना पड़ा, या फिर आपको अपने पैसे से उसको रिपेयर कराना पड़ा, जो भी करके चला जाता है, तो फिर वैसे केसेस में हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रीच ऑफ वारंटी। एंड वारंटी के केसेस में हम लोगों ने ये देख लिया था ना डिफरेंसेस। वारंटी के केस में आप सिर्फ डैमेजेज क्लेम कर सकते हैं, यू कैन नॉट रेसिंड द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ वारंटी का असर ओवरऑल, ब्रीच ऑफ कंडीशन का असर पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे पड़ता है, जबकि ब्रीच ऑफ वारंटी का असर पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं पड़ता, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन पे पड़ता है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी समझ में आ रहा है सब कुछ? यस मैम। यस मैम। हमने एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी, देखो अगेन कंडीशंस एंड वारंटीज को भी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, यानी ये दोनों भी कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक्सप्रेस कंडीशंस एंड एक्सप्रेस वारंटीज, इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज। मैंने उसमें बताया था कि इम्प्लाइड कंडीशंस का क्या मतलब हुआ। इम्प्लाइड कंडीशंस का मतलब क्या हुआ मैम? जो अंडरस्टूड है मैम, अंडरस्टूड है, हाँ, जो चीजें अंडरस्टूड है वो हो गया इम्प्लाइड कंडीशन, जिसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, वो उस चीज उसमें होना ही चाहिए। उसके लिए मैं आपसे पूछूंगी नहीं कि ये काम ये करेगा ना, ये होगा ना, ऐसा नहीं है, हम पूछ सकते हैं आपसे। जैसे कि अगर आप मुझे कोई सामान बेच रहे हो, एक एग्जांपल देती हूँ, अभी उसमें मैंने क्या बताया होगा आई डोंट रिमेम्बर। मैं अगर आपको कोई सामान बेच रही हूँ तो ये इम्प्लाइड है ना कि मैं वही सामान बेच रही हूँ जो मेरा है, ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। क्या बायर के दिमाग में ये आएगा कि ये किसी और का सामान मुझे बेच रहा होगा? अगर बायर भी वैसा ही होगा तभी उसके दिमाग में आएगा, है ना? सॉरी, बायर भी अगर उसी तरीके का होगा, किसी का भी सामान लेकर के किसी को बेच देता होगा, तभी उसको याद होगा कि ये भी ऐसा कर सकता है। अदरवाइज क्या होता है, आप अपने सामान ही बेचते हैं किसी को, अपना घर जमीन की इसमें बात नहीं करेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अपनी गाड़ी है आपकी, आपकी अपनी घर है, तभी आप उसको बेच सकते हो। अगर आप किसी और का बेच रहे हो तो क्या हो गया, इम्प्लाइड कंडीशन से कि आप अपना ही चीज बेच सकते हैं, जिसपे आपको ओनरशिप है, आप वही चीज सिर्फ दूसरे को ओनरशिप में ट्रांसफर कर सकते हैं ना। अगर आप किसी और का सामान बेच भी दिया और मैंने ले भी लिया एंड देन कुछ दिन के बाद उसका ओरिजिनल जो ओनर है वो आ गया, तो क्या होगा, वॉइड हो जाएगा मैम। वाइड हो जाएगा। मैं सारे वो मैं उसको हैंड ओवर कर दूंगी, जो मालिक रहेगा उसको सामान दे दूंगी और मैंने तो